बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और रत्ती जिन्नाह की शादी को 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, मगर अब भी ये मौजू हमारे मौरख़ीन के लिए एक दिलचस्प मौजू है और इस पर मुसलसल नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। गो के इस मौजू पर कांजी दवार कदास, ख्वाजा रज़ी हैदर और शगुफ्ता यास्मीन किताबें तहरीर कर चुके हैं। ताहम गुज़िश्ता चंद बरस में हिंदुस्तान से शीला रेड्डी की किताब मिस्टर एंड मिसेस जिन्नाह, हिंदुस्तान की एक हैरान कुन शादी, और पाकिस्तान से डॉक्टर साद खान की किताब कायद आज़म की निजी ज़िंदगी में इस शादी के बारे में कुछ नए पहलू सामने आए हैं। डॉक्टर साद खान लिखते हैं कि जब सन 1916 के लगभग रतन बाई ने अपने दिल का अहवाल जिन्नाह साहब को बताया तो मोहम्मद अली जिन्नाह ने इनसे कहा कि हमारी शादी इसी सूरत में मुमकिन होगी कि जब आप इस्लाम कबूल करें। रतन बाई ने मोहम्मद अली जिन्नाह से कहा कि वो इन्हें इस्लाम पर लवाजमा फराहम करें। मोहम्मद अली जिन्नाह ने पहले अपने सहाफ़ी दोस्त सैयद अब्दुल्लाह बरेलवी और फिर अपनी बहन शीरीन जिन्नाह के हाथ उन्हें दीन इस्लाम से मुतालिक चंद किताबें भिजवाईं। रतन बाई ने ये किताबें पढ़ीं तो बहुत मुतासिर हुईं और फ़ौरन इस्लाम कबूल करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। शीला रेड्डी लिखती हैं कि सन 1916 में मोहम्मद अली जिन्नाह और रतन बाई के अहल खाना के साथ दार्जिलिंग गए हुए थे। रतन बाई के वालिद सर डिंशा पेटिट का शुमार हिंदुस्तान के आमिर तरीन अफराद में होता था। मोहम्मद अली जिन्नाह डिंशा पेटिट से उम्र में 3 साल छोटे और रतन बाई से 24 साल बड़े थे। किसी के वाहमो गुमान में भी ना था कि इस सफ़र में रतन बाई मोहम्मद अली जिन्नाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे। रतन बाई बचपन से ही एक मुख्तलिफ मिजाज की हामिल थी। इनकी परवरिश शायराना माहौल में हुई थी। 11 साल की उम्र में ही इनके वालिद ने इन्हें अल्फ्रेड टेनिसन का दीवान तोहफ़तन दिया था। किताब पर तहरीर था चाहने वाले पापा की तरफ से प्यारी रत्ती के लिए, 14 दिसंबर सन 1911, जो इनके छोटे भाई जमशेद की तारीख पैदाइश है। रत्ती जब मोहम्मद अली जिन्नाह से मिली तो उस वक्त तक वो शीले, कीट्स, ब्राउनिंग, बर्न्स और बेशुमार दूसरे अंग्रेज़ी शुआरा और बहुत से ड्रामों और नावलों का गहरा मुताला कर चुकी थी। रत्ती के ज़ूद असर पजीर जहन का इनसे मुतासिर होना नागुज़ीर था। वो रुमान पसंद हो गए। यही वो फ़िज़ा थी जिसमें वो अपने ख्वाबों के शहज़ादे से मिले। वो बुलंद क़ामत, क़दावर और उलुल अज़्म और आली हिम्मत मोहम्मद अली जिन्नाह की तरफ माइल हो गए, जो उस वक्त तक सियासत और कानून के मैदानों में सफ़े अव्वल में जगह पा चुके थे। दार्जिलिंग में रत्ती को मोहम्मद अली जिन्नाह की शख्सियत, आदात व इत्वार और सियासी फ़लसफ़े का बहुत करीब से जायज़ा लेने का मौका मिला। बज़ाहिर सख्तगीर, अपनी अना के असीर, इस्तकामत और उलुल अज़्मी की मुजस्सम तस्वीर, वजीह और सरूकत मोहम्मद अली जिन्नाह, जो पहली शादी के बाद से तजर्रुद की ज़िंदगी गुजार रहे थे, रत्ती बाई को अपने बातिन में एक मुख्तलिफ इंसान दिखाई दिए। एक ऐसा इंसान जिसकी रूह निहायत नर्म नाजुक थी। दार्जिलिंग के सब्ज़ादारों में मोहम्मद अली जिन्नाह और रत्ती बाई घंटों घुड़सवारी करते रहते और इसी दौरान बिलाखिर इन्होंने फितरत के हसीन मनाजिर के साए में तमाम उम्र एक दूसरे का साथ देने का फैसला कर लिया। रतन बाई की करीबी दोस्तों में सरोजिनी नायडू की बेटी पद्माजा शामिल थी। पद्माजा रतन बाई से अपने दिल की कोई बात नहीं छुपाती थी, लेकिन इतने कुर्बत के बावजूद इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि रतन बाई ने उन्हें अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े राज में शामिल किया था। मोहम्मद अली जिन्नाह दार्जिलिंग से वापस आए तो अपनी सियासी ज़िंदगी में दोबारा मसरूफ़ हो गए, लेकिन वो रतन बाई को नहीं भूले। उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि वो रतन बाई के वालिद को इस शादी के लिए किस तरह आमादा करें, लेकिन वो हिंदुस्तान के सफ़े अव्वल के माहिर कानून थे। एक दिन वो सर डिंशा पेटिट के घर पहुंच गए और बकौल शीला रेड्डी के अपनी दोस्ती और सर डिंशा के जहनी सुकून को हमेशा के लिए दाव पर लगा दिया। मोहम्मद अली जिन्नाह के एक दोस्त MC छागला ने, जो बाद में मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और एक ज़माने में मोहम्मद अली जिन्नाह के मातहत काम कर चुके थे, अपनी किताब रोजेस इन डिसम्बर एन ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि दार्जिलिंग से वापस आने के बाद एक शाम मोहम्मद अली जिन्नाह सर डिंशा पेटिट के पास पहुँचे और इधर उधर की बातों के बाद उनसे पूछने लगे कि मुख्तलिफ फ़िरक़ों के अफराद के माबैन शादियों के मुतालिक आपका क्या ख्याल है। सर पेटिट ने, जो सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर थे, बहुत ज़ोर देकर अपनी इस राय का इजहार किया कि ऐसी शादियों से कौमी यगानगी और यकजहती में खासा इजाफा होगा और हो सकता है कि अंजामकार यही शादियाँ फ़िरका वाराना मुनाफरत का आखिरी हल साबित हों। मोहम्मद अली जिन्नाह इससे बेहतर जवाब की तवक्को नहीं कर सकते थे। उन्होंने बहस पर मज़ीद अल्फाज ज़ाया किए बगैर अपने दोस्त से 2 टोक अल्फाज में कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी का आरज़ूमंद हूँ। सर डिंशा सख्ते में आ गए। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनकी राय के खुद उनकी ज़ात पर क्या असरात मरतब होंगे। उन्हें सख्त तैश आ गया और उन्होंने ऐसी किसी बात को सोचने तक से इनकार कर दिया जो उनके नज़दीक लग़्व और मुज़े का खेस थी। शीला रेड्डी लिखती हैं कि इस बात की हतमी तस्दीक कभी नहीं हो सकी कि इन 2 अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू कितनी सच्ची थी। ना मोहम्मद अली जिन्नाह ने किसी को एतमाद में लिया और ना ही सर डिंशा ने इस बारे में कभी कोई बात की, लेकिन इस कहानी ने अपनी एक फ़िज़ा कायम कर ली और आने वाले वर्षों में इसने एक अफसानवी शक्ल इख्तियार कर ली, जो जोश और ताज्जुब के इम्तजाज से बार बार दोहराई गई और निस्फ सदी तक ज़ुबानी सफ़र करती रही। सर डिंशा पेटिट पारसी थे और ये बिरादरी
उन दिनों खास तौर पर अपने मर्द और औरतों के दूसरे मज़ाहिब में रिश्ते जोड़ने के सख्त खिलाफ थी। उधर रतन बाई भी 17 बरस की हो चुकी थी और उन्होंने अपने वालिद के इनकार के बावजूद न सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना से मिलना तर्क नहीं किया था, बल्कि अब वो खुल्लम खुला मुलाकातें करने लगी थी। रतन पेटिट ने भी अपने वालिदैन को मुतला किया कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से शादी करने का फैसला कर लिया है। सर डिनशा और लेडी पेटिट अभी तक तो इसे सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना का यकतरफा मामला ही समझ रहे थे। अब जो उन्हें मालूम हुआ कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, तो उन्होंने पहले तो रतन को उम्रों के फ़र्क और फिर मजहब और रस्म व रिवाज के फ़र्क की आड़ लेकर बाज रखना चाहा, मगर रतन का फैसला अटल था। वो अज़्म कर चुकी थी कि दुनिया की कोई ताकत उनके फैसले को नहीं बदल सकती और वो मोहम्मद अली जिन्ना की होकर रहेंगे। शीला रेड्डी लिखती हैं कि जून सन 1917 के अवाखिर में वो एक दिन अचानक अपनी बेगम से मशवरा किए बगैर मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने अदालत पहुँच गए। अदालत में मुकदमे दायर करना सर डिनशा की एक बुरी आदत थी। वो छोटे मोटे घरेलू तनाज़ुआत और कारोबारी मसाइल भी अदालत में ले जाते थे। आला बरतानवी अफसरान से लेकर घरेलू मुलाजमा तक वो सबको कभी ना कभी अदालत में ले गए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ, जो उस वक्त मुल्क के एक आला वकील बन चुके थे, अदालत में जाना एक हैरान कुन हद तक हमाकत थी। अदालती दरख्वास्त का रिकॉर्ड गुम हो चुका है, लेकिन कांजी द्वारका दास जैसे हम असर मुसर हैं कि सर डिनशा ने दावा किया कि मोहम्मद अली जिन्ना रत्ती के बाप की रजामंदी के बगैर उससे शादी का मंसूबा बना रहे हैं और उनकी नज़र रत्ती की जायदाद पर है। अदालत ने बासानी ये अंदाज़ा लगा लिया कि मामला यकतरफा नहीं है। ताहम फैसला हुआ कि 20 फरवरी सन 1918 तक, यानी जब तक रतन बाई 18 साल की ना हो जाए, उस वक्त तक अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। सर डिनशा पेटिट का ख्याल था कि 1 साल तक मोहम्मद अली जिन्ना से दूर रहकर रतन बाई का जज्बा मोहब्बत सद पड़ जाएगा। मगर जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि शायद ऐसा ना हो, तो रिजवान अहमद के बकौल उन्होंने बाला बाला मोहम्मद अली जिन्ना को पैगाम भिजवाना शुरू किया कि अगर आप सिविल मैरिज पर आमादा हों तो हम आशीर्वाद दे सकते हैं। मगर ये बात मोहम्मद अली जिन्ना के मिजाज के खिलाफ थी। वो मुसलमान थे और उनको ये कानून भी मालूम था कि सिविल मैरिज के लिए ये हल्फ देना पड़ता है कि फ़रीक़ैन किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखते। यूँ भी वो असम्बली में मुसलमानों की नुमाइंदगी करते थे और ऐसे किसी हल्फ पर दस्तखत करने से उनका पूरा सियासी करियर तबाह हो सकता था। 20 फरवरी सन 1918 को रतन बाई 18 साल की हो गई। अब वो अपनी मर्जी का फैसला करने के लिए आज़ाद थी। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को अपने फैसले से आगाह किया कि वो मुसलमान होने के लिए तैयार है। डॉक्टर साद खान ने लिखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना के सामने उलझन ये थी कि सन 1901 में इस्माइली मसलक खैरबाद कहने के बाद से वो कोई मसल की छाप नहीं रखते थे। सन 1918 से पहले वो अपनी 3 बहनों की शादियां कर चुके थे, जिनके लिए उन्होंने अपने बहनोइयों के ख़ानदानों की मसल की वाबस्तगी की परवाह नहीं की थी कि वो शिया हैं या सुन्नी या इस्माइली। मोहम्मद अली जिन्ना की एक बहन रहमत पाई की शादी कलकत्ता के एक सुन्नी मुसलमान कासिम भाई जमाल से हुई थी। दूसरी बहन मरियम भाई की शादी मुंबई के ख्वाजा असना अशरी आबिदीन भाई पीर भाई से, और तीसरी बहन शीरीं बाई की शादी मुंबई के एक इस्माइली ताजर जाफ़र भाई से हुई थी। ताहम सन 1968 में जब वो पाकिस्तान आईं तो उन्होंने इस्माइली मसलक छोड़कर शिया असना अशरी मसलक इख्तियार कर लिया। मोहम्मद अली जिन्ना के इकलौते भाई अहमद जिन्ना ने एक स्विस औरत एमिली से शादी की थी। मोहम्मद अली जिन्ना सन 1901 के बाद से हर मसल की तफरीक से बारातर थे, मगर अब रतन बाई को इस्लाम के दायरे में दाखिल करने के लिए उन्हें किसी न किसी मसलक का इंतखाब करना था। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस्माइली दोस्त सर मोहम्मद करीम और सर फजल भाई करीम भाई की विसातत से सर आगा खान सिविम की वालिदा लेडी शम्स अलीशा से रब्ता किया और पूछा कि रतन बाई को इस्माइली जमात में किस तरह शामिल किया जा सकता है। लेडी शम्स अलीशा इस्माइली बरादरी की रूहानी सरपरस्त थी और माता सलामत के नाम से जानी जाती थी। ये वही लेडी शम्स थी जिन्होंने 41 साल पहले जिन्ना की पैदाइश पर इनका नाम मोहम्मद अली रखा था। ताहम उन्होंने रतन बाई को इस्माइली जमात में शामिल करने की इजाज़त देने से माजरत कर ली। उनका कहना था कि उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम हैं और जमात के मामलात पर उन्हीं की राय हतमी है। लेडी शम्स ने सर आगा खान से बज़रिया ख़त बात की, मगर 17 बरस पहले मोहम्मद अली जिन्ना के इस्माइली अकीदे को खैरबाद कहने के फैसले से नाराज़ सर आगा खान ने जवाबी ख़त में फ़ैसला लिखकर भेजा कि रतन बाई को किसी भी सूरत इस्माइली फ़िरके में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डॉक्टर साद खान के मुताबिक अब जिन्ना साहब ने असना अशरी शिया मसलक के तहत रतन बाई के कबूल इस्लाम पर गौर किया और उन्होंने अपनी बहन मरियम पीर भाई के दामाद रजब अली भाई इब्राहिम बाट्टी वाला के तवस्सुत से ख्वाजा असना अशरी जमात की सैमुअल रोड मुंबई की पाला गली वाली मस्जिद के इमाम से रब्ता किया, मगर इंदिया मिलता है कि शिया क़यादत भी तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। अब मोहम्मद अली जिन्ना के पास जो फ़िरका परस्ती से हमेशा मुतनफ़्फ़र रहे थे, सुन्नी उलमा से रुजू करने के अलावा कोई चारा नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने दोस्त उमर सुबानी के ज़रिए सुन्नी आलिम दीन मौलाना नज़ीर अहमद खजंदी से रतन बाई के कबूल इस्लाम के लिए बाज़ाब्ता रब्ता किया। उन्होंने ये दरख्वास्त बिला तामुल कबूल कर ली। 18 अप्रैल सन 1918 को
عمر سبحانی رتن بائی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے تمام اہل خانہ پارسی عقیدے کی ایک سالانہ رسم کے تہوار کے لیے آتش کدے گئے ہوئے تھے۔ رتن بائی عمر سبحانی کی کار میں مولانا نذیر احمد خجندی کی مسجد پہنچے۔ یہ مسجد مولانا ابو الکلام کے والد مولانا خیر الدین نے قائم کی تھی۔ وہاں محمد علی جناح بھی موجود تھے۔ مولانا خجندی نے رتن بائی کو کلمہ طیبہ پڑھایا اور ان کا نام مریم رکھ دیا۔ اس کے بعد عمر سبحانی رتن بائی کو واپس ان کے گھر چھوڑا، جبکہ ان کے اہل خانہ ابھی مذہبی تقریب سے واپس نہیں آئے تھے۔ چنانچہ کسی کو بھی ان کی چند گھنٹوں کے لیے گھر سے غیر موجودگی کا پتہ نہ چل سکا۔ ڈاکٹر سعد خان لکھتے ہیں کہ جب یہ خبر خواجہ اسنا عشری جماعت بمبئی کے سربراہ خان بہادر سیٹھ وجو علی تک پہنچی تو انہوں نے رجب علی ابراہیم کے توسط سے محمد علی جناح کو فوری پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے گزشتہ فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے انہیں اور رتن بائی کو خواجہ اسنا عشری جماعت میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ اگلی صبح محمد علی جناح اور رتن بائی خواجہ اسنی عشری برادری میں شامل ہو گئے۔ 19 اپریل سن 1918 کو یعنی 7 رجب سن 1339 ہجری اور جمعہ کا دن تھا اور مقام ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پر واقع قائد اعظم محمد علی جناح کا بنگلہ ساؤتھ کوٹ تھا، جہاں رتن بائی اور قائد اعظم محمد علی جناح رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ یہ نکاح مولانا حسن نجفی نے اسنا عشری عقائد کے مطابق پڑھایا۔ اس نکاح میں رتن بائی کے وکیل شریعت مدار عقائد حاجی شیخ ابو القاسم نجفی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے وکیل جناب محمد علی خان راجہ صاحب محمود آباد بنے، جبکہ محترم غلام علی، شریف بھائی دیو جی اور عمر سبحانی نے بطور گواہان نکاح نامے پر دستخط کیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ نکاح بمبئی کے مجتہد شیخ مولانا حسن نجفی صاحب نے پرنس اسٹریٹ پر واقع اپنے مکان میں پڑھایا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے رشتے کے بھائی رجب علی بھائی ابراہیم باٹلی والا نے نہ صرف اس نکاح میں بطور گواہ شرکت کی تھی، بلکہ انہوں نے ہی اس نکاح کی رجسٹریشن پالا گلی مسجد میں بھی کروائی تھی۔ پالا گلی مسجد کے نکاح رجسٹر میں اس نکاح کا اندراج اس طرح ملتا ہے۔ اس نکاح کے مطابق مہر کی رقم مبلغ 1000 روپے مقرر ہوئی تھی، جبکہ محمد علی جناح نے اپنی دلہن کو 1.25 لاکھ روپے بطور تحفہ پیش کیے تھے۔ اب وہ یادگار لمحہ آیا جب دلہا نے دلہن کو انگوٹھی پہنانی تھی۔ انکشاف ہوا کہ دولہا صاحب اپنی بے پناہ مصروفیات میں انگوٹھی خریدنا بھول گئے ہیں۔ ایسے میں راجہ صاحب محمود آباد محمد علی جناح کی مدد کو آئے اور انہوں نے اپنی ہیرے کی انگوٹھی جناح صاحب کو دی کہ وہ اسے اپنی دلہن کو پہنا سکے۔ نکاح نامے پر محمد علی جناح کا مسلک خواجہ اسنا عشری تحریر کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جناح کے انتقال کے بعد جب ان کی جائیداد کی تقسیم کا جھگڑا شروع ہوا تو عدالت یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ جناح کا مسلک کیا تھا۔ محمد علی جناح کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد محترمہ فاطمہ جناح کو مل گئی، مگر جب فاطمہ جناح کے انتقال کے بعد شیریں جناح پاکستان آئیں اور انہوں نے شیعہ اسنا عشری مسلک اختیار کیا تو محمد علی جناح کے کچھ رشتہ داروں نے ایک مرتبہ پھر جناح کی جائیداد کے حصول کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔ معروف دانشور خالد احمد کی کتاب قائد اعظم کے خاندانی تنازعات کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کا یہ معاملہ ابھی تک فیصلہ طلب ہے۔ شیلا ریڈی کے مطابق محمد علی جناح نے 19 اپریل کی تاریخ بہت سوچ سمجھ کر منتخب کی تھی۔ یہ جمعے کا دن تھا اور اس کے بعد 2 دن تک عدالتیں بند رہنی تھیں۔ نکاح کے اگلے ہی دن محمد علی جناح رتن بائی کے ساتھ ہنی مون منانے لکھنؤ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ایک دن راجہ صاحب محمود آباد کے محل نما گھر میں قیام کیا۔ مہاراجہ سر محمد علی محمد خان کے صاحبزادے راجہ محمد امیر احمد خان یہ واقعہ اکثر سناتے تھے کہ جناح صاحب شادی کے بعد اپنی بیگم کے ساتھ لکھنؤ تشریف لائے تو اس وقت میں بہت چھوٹی عمر کا تھا۔ میرے والد ماجد جناح صاحب کے دوست تھے۔ جناح صاحب نے اپنی بیگم کے ساتھ لکھنؤ میں ہمارے ہاں کچھ دنوں تک قیام کیا اور پھر نینی تال چلے گئے۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ محترمہ رتی جناح نے مجھے پیار سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا تو میں ان کا چہرہ تکتا رہ گیا، میری نظر ان کے چہرے سے ہٹتی نہ تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ رات کو جو پریوں کی کہانی سنتا ہوں انہی پریوں میں سے یہ کوئی پری ہے جو آسمان سے اتر آئی ہے۔ راجہ امیر احمد خان کو بھی یہ یاد تھا کہ اس موقع پر انہیں بیگم رتن بائی جناح نے رواج کے مطابق اپنے بٹوے میں سے 100 روپے نکال کر دیے تھے۔ شیلا ریڈی نے اپنی کتاب مسٹر اینڈ مسز جناح میں لکھا ہے کہ ناشتے پر سر ڈنشا پیٹٹ نے اپنا پسندیدہ اخبار کھولا، بمبئی کرونیکل اور صفحہ 8 کے ایک کالم پر نظر ڈالی اور میز پر ڈھیر ہو گئے۔ کھانا ادھورا رہ گیا۔ شاید پہلی مرتبہ پیٹٹ ہال کی خوش خوراک تاریخ میں ایسا ہوا۔ یہ 20 اپریل سن 1918 ہفتے کا روز تھا۔ شیلا ریڈی نے لکھا کہ بمبئی کرونیکل کے صفحہ 8 پر 2 کالموں کے درمیان چند خبریں تھیں، جن میں آفیشیل اینڈ پرسنل کی شہ سرخی کے تحت ایک جملہ تھا جو اگلے کئی ہفتوں اور مہینوں تک ہندوستان کے ڈرائنگ رومز اور کلبوں میں ہونے والی بحثوں میں چھا جانے والا تھا۔ اس میں لکھا تھا، معزز محمد علی جناح کی شادی مسز رتی پیٹٹ دختر معزز سر ڈنشا پیٹٹ اور لیڈی پیٹٹ سے گزشتہ شام انجام پائی۔ شیلا ریڈی نے مزید لکھا کہ جس چیز کو کوئی نہیں سمجھ سکا وہ یہ تھی کہ کس طرح سے رتی 2 دن لگاتار گھر سے غائب رہیں۔ پہلے 18 اپریل کو محمد علی جناح کے ہمراہ جامع مسجد میں جا کر مذہب تبدیل کرنے کے لیے اور پھر اگلی شام 19 اپریل کو اپنے والدین کی چوکس نظروں سے بچ کر پیدل ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پر
मोहम्मद अली जिन्ना के बंगले तक गई, जहां मोहम्मद अली जिन्ना एक मौलाना और दर्जन भर गवाहों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। फिर रात भर के लिए गायब हो गई और इनके अपनी ख्वाबगाह में ना होने का किसी को इल्म ना हुआ। और फिर वालिदैन सुबह अखबार की खबर से इनकी शादी के बारे में वाकिफ हुए। अगले 2-3 दिन टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, पायनियर, सिविल एंड मिलिट्री गजट में खबर शाया हुई। 24 अप्रैल सन 1918 को लाहौर के मशहूर पैसा अखबार में भी ये खबर बतौर इदारिया शाया हुई, जिसका उन्वान था एक पारसी बैरोनेट की लड़की का कबूल इस्लाम। मोहम्मद अली जिन्ना की शादी की खबर जंगल की आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई, खुसूसन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जहां पारसियों की अक्सरियत आबाद थी, वहां इस खबर पर तबसरे आम थे। सर डिंशा पेटिट इस वाक़े के बाद तकरीबन खाना नशी हो गए और किसी से इस मौजू पर गुफ्तगू के रवादार ना थे। वो शदीद तैश और गुस्से में थे। उन्होंने अपनी इस शिकस्त पर दोबारा अदालत से रुजू करने का फैसला किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने उनकी बेटी को अगवा किया है ताकि उनकी दौलत हासिल कर सके। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए ये बात बहुत ज़्यादा इश्तियाल का बायस थी। उन्होंने हमेशा इस बात पर फ़ख्र किया था कि वो अपने बलबूते पर लखपति बने थे और अब उन्हें इस इल्ज़ाम का सामना था कि वह दौलत बटोरने वाला एक आम सा शख्स है। रति के एहसासात मोहम्मद अली जिन्ना से भी ज़्यादा ख़राब थे। अदालत में जब जज ने मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा कि क्या उन्होंने रति पेटिट को उनके बाप के घर से अगवा किया है, तो इससे पहले कि मोहम्मद अली जिन्ना कोई जवाब देते, रति अपने शौहर के दिफा में खड़ी हो गई और बोली, जनाबे वाला, मिस्टर जिन्ना ने मुझे अगवा नहीं किया, असल में मैंने इन्हें अगवा किया है। जिन्ना भी रति की बेखौफी से हैरान रह गए और इनके चेहरे पर वो नायाब मुस्कुराहट छा गई जिसे रति दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ रखती थी। सर डिंशा अपनी बेटी के अल्फाज और उसके चेहरे के तासुरात को कभी नहीं भुला सके। सारा मामला ख़त्म हो चुका था और अब रति को सिर्फ उन कागजात पर दस्तखत करना बाकी रह गया था जिसमें उन्हें अपनी विरासत से दस्तबरदार होना था। 20 फरवरी सन 1929 को रतन बाई का इंतकाल हो गया। हसन अली एम जाफर ने अपनी किताब द एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में लिखा है कि रतन बाई के इंतकाल पर बॉम्बे के ख्वाजा शिया असनाशी जमात ने उन्हें जमात के कब्रिस्तान आराम बाग में दफन होने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। जमात का मौक़िफ़ ये था कि इस कब्रिस्तान में कोई गैर ख्वाजा दफन नहीं हो सकता। मोहम्मद अली जिन्ना ने जमात के इस मौक़िफ़ को चैलेंज किया और कहा कि अगर इन्होंने अपने फ़ैसले को तब्दील नहीं किया तो वो अदालत से रुजू करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना के इस मौक़िफ़ पर जमात के सदर हुसैन भाई लाल जी ने रतन बाई को आराम बाग कब्रिस्तान में दफन होने की इजाज़त दे दी, जहाँ वो आज भी आज़ूदा खाक है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।